So hi, this is Shom Purkait from Indian Statistical Institute Kolkata. My all India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So आज हम लोग एक्सरसाइज 4 कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने चैप्टर ब्रीफ किया था इस चैप्टर का, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग का जो जो है पहला क्वेश्चन है, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8.0 centimeter, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? मतलब यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, मतलब कितना टर्न है वो दे दिया गया है। रेडियस ऑफ ईच टर्न, मतलब इतना छोड़ छोड़ के नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना छोड़ छोड़ के नहीं। शायद वो ऐसा 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 होगा, लेकिन मैं छोड़ छोड़ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको टर्न समझ में आए, कितना टर्न है उसका मतलब क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम यूज कर ही सकते हैं, तो फॉर्मूला का हम लोगों को टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में जो है एन क्या है, आर क्या है, आई क्या है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एन क्या होता था अपना, कभी कभी एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी होता है, कभी कभी एन जो है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फॉर्मूला टू फॉर्मूला तक थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, लेकिन फिर भी आपको समझना है, जैसे आई का मतलब हमेशा करंट ही होगा, तो उसी हिसाब से आपको अच्छे से दिमाग में रखने की फॉर्मूला का मतलब भी क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला ही रख लिया, आपको फॉर्मूला भी का मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल n इक्वल टू 100 है, रेडियस ऑफ ईच टर्न है 0.8 मीटर। अभी 0.8 मीटर क्यों बोला है, क्योंकि हमको एसआई में लाना है, पता है आपको। तो यूनिट सेम लग रहा है, तो 100 को 100 ही रखेंगे, दैट इज यूनिटलेस। तो करंट फ्लोइंग इन द कॉइल है 0.4 एम्पियर। तो यहां से जो है हमारा फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर। 2 पाई आई बाई आर जो था इंटू एन होगा, क्योंकि एन टाइम्स है। तो या फिर डायरेक्ट आप इन का इन टर्म्स का भी फॉर्मूला ये होता है, आप अच्छे से देख सकते हो। तो और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। मॉड बी जो है अपना फाइनली कैलकुलेट जब करेंगे तो निकल के आ रहा है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टाउ, मतलब टेस्ला। तो फॉर्मूला का तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आपको मेन नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में एन क्या है, आई क्या है, आर क्या है, क्योंकि म्यू नॉट तो पता है और पाई तो कांस्टेंट है ही। तो वो वाला चीज देख लीजिए, और आपका जो है एक बार कंपटीशन देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको इसके बाद अच्छा मतलब समझ में आएगा पूरा कैसे क्या हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो है, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो फिर भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है एज इन सेंस की नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थियोरिटिकल से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आपको वो चीजें आना चाहिए, आपको फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं आना चाहिए, उसका मतलब भी आना चाहिए अच्छे से समझ। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4.2। 4.2 में क्या बोला है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? तो करंट इन द वायर क्या बोला है, दैट इज आई इक्वल टू 35 एम्पियर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वायर क्या बोला है, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। ये अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो हमने डेरिवेशन के टाइम पे ही किया था, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है, डेरिवेशन के टाइम पे पूरा शायद फॉर्मूला के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, कैसे यूज करना है वो आपको पता चल जाएगा, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद भी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला में क्या चीज क्या है आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बात तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये तो कांस्टेंट है ही, इंटू 2 आई बाई आर। आई क्या है यहाँ पे 35 एम्पियर यानी कि करंट, और आर जो है डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट से वायर से जो है पॉइंट का डिस्टेंस है, वो तो 0.2 दे दिया है, तो हम सभी वैल्यू पुट करेंगे, तो अपना जो है वैल्यू निकल के आ रहा है 3.5 इंटू 10⁻⁻5। ये जो है अपना वैल्यू निकल के
आ रहा है। तो आप देख लीजिए अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पहले आपको थोड़ा नया टाइप का फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बिठाने में शायद दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो आंसर जो है यहाँ पे 3.5 इंटू 10⁻⁻5 है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर दिया है वो समझना है, फिर आपका फॉर्मूला पुट करना है। तो ये वाला चीज गया। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। यानी कि लॉन्ग वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लॉन्ग वायर है जो 50 एम्पियर करंट ले रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। और बी का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बोलना है। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ, इस हिसाब से आपको बोलना है, अप डाउन ऐसे टाइप के। तो ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 ईस्ट ऑफ द वायर, ईस्ट ऑफ द वायर। तो यहाँ पे देखते हैं करंट इन द वायर आई इक्वल टू 50 एम्पियर। तो करंट तो आपका आई स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो 50 एम्पियर बोल दिया गया है। पॉइंट इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द वेयर, यानी कि ईस्ट ऑफ द वेयर से 2.5 मीटर अवे है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वेयर इज आर इक्वल टू 2.5 मीटर। तो पॉइंट का डिस्टेंस है वेयर से आर इक्वल टू 2.5 मीटर। तो उसका उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई आर। ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से देख लो। फॉर्मूला पहले, फॉर्मूला में जो है अब तो आई और आर पुट करेंगे, म्यू नॉट और 4 पाई तो कांस्टेंट है, वो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर निकलने से पहले आप ये चीज देख लो कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है। ये उस टाइप का फॉर्मूला नहीं है कि आपके दिमाग में कराक करके आ जाएगा। आपको पहले देखना होगा कि कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वो देख के आपका जो है आंसर निकलेगा। बी का आंसर यहाँ पे जैसे म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई आर है, वो आपको स्ट्रक्चर देख के फिर लाना है। तो फिर जो है आपको फॉर्मूला लिख के फिर वैल्यू पुट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते ही चलो चलो मतलब कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंट मतलब पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा अच्छे से, धीरे धीरे, कि क्या क्वेश्चन है, क्या गिवन है, क्या सब कुछ यूज करना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऐसा कई बार होता है। तो आपको देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो किस किस चीज का डिमांड कर रहा है, वो क्या क्वेश्चन में है। अगर है तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या जरूरत है, म्यू नॉट और पाई के लिए तो कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। आई और आर जरूरत है। आई क्या गिवन है, हाँ। आर क्या गिवन है, हाँ। तो हमको ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू पुट करते ही अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻6। अब जो है आपका जो है डायरेक्शन मेन चीज है। एक चीज देखो, यहाँ पे क्या था, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाला कन्वेंशन हम लोग पकड़ेंगे। तो फिर करंट किस तरफ जाएगा, करंट जो है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। और पॉइंट कहाँ पे है, ये तो मैग्नीट्यूड निकला, पॉइंट कहाँ पे है, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वेयर, मतलब 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वेयर, यहाँ से 2.5 मीटर। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो ये वाला करंट जा रहा है, तो आप लोग थंब रूल से भी, मतलब राइट हैंड रूल से, थंब रूल से भी कर सकते हो मैक्सवेल का। कि मान लो आपका हाथ है तो आप ऐसे करके पकड़ रहे हो, ठीक है ना। तो फिर आपका उंगली क्या इस मतलब ऐसे करके उठ रहा है, तो मतलब यहाँ से उठेगा ऊपर की, मतलब अबव द प्लेन आएगा। तो वर्टिकली जो है वो
मतलब क्या बोलते हैं, अपवर्ड आएगा। ठीक है ना, इस डायरेक्ट मतलब किस डायरेक्शन में आएगा वो आपको आई गेस पता हो गया होगा। इस तरीके से आपको डायरेक्शन निकलना में आना चाहिए। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, ये वाला चीज का मतलब होता है अबव द, मतलब प्लेन से निकल के आ रहा है, और ये वाला का मतलब होता है अंदर जा रहा है। ठीक है ना। तो आई होप ये वाला नोटेशन आपको क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी आप अच्छे से डायरेक्शन वाला देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हॉरिजॉन्टल ओवरहेड power line carries a current of 90 ampere in each to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? अब जो है, पहले हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पहले तो उस पॉइंट पे एक तो करंट जा ही रहा है, ऊपर से मतलब 1.5 मीटर नीचे उसका, उस लाइन के 1.5 मीटर नीचे उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वैल्यू दोनों ही पूछा है। तो वैल्यू निकालना तो हम लोगों का डायरेक्ट पहले फॉर्मूला था, फिर हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आई इक्वल टू 90 एम्पियर गिवन है, और कितना डिस्टेंस नीचे है 1.5 मीटर, क्वेश्चन में ही गिवन है। म्यू नॉट इंटू 2 आई बाई 2 पाई आर, ये अपना आ गया। तो म्यू नॉट का वैल्यू तो आपको पता है, म्यू नॉट का वैल्यू, हाँ एक म्यू नॉट का वैल्यू वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि म्यू नॉट का वैल्यू नहीं पता है, बाद में ऐसा कुछ मत करना। म्यू नॉट का वैल्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए। म्यू नॉट इंटू 2 आई बाई 4 पाई आर। तो यहाँ से जो है अपना बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आई का वैल्यू हमको पता है और आर का वैल्यू भी पता है। आई का वैल्यू क्या था, कितना करंट जा रहा है, और आर का वैल्यू क्या था, कितना डिस्टेंस दूर पे हम लोग जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो देख लीजिए, तो इसी टाइप का जो मतलब वायर के आसपास जो है उसका क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 2.5 सॉरी 1.5 मीटर गिवन है, तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। तो कैलकुलेशन देख लीजिए, फाइनली हमारा 1.2 आया। तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो हमारा जो है पॉइंट इज बिलो द पावर लाइन। According to right and thumb rule, the direction of the magnetic field is towards south. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ईस्ट टू वेस्ट है मतलब साउथ की तरफ, ये जो है इसका डायरेक्शन होगा। तो आप लोगों को कैसे, एक बार देख लेते हैं कैसे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इस तरफ करंट जा रहा है, तो इस तरफ जो है करेंगे तो ऐसा, एक एक सेकेंड, इस टाइप का आएगा। आप लोग समझ सकते हो, इस टाइप का जो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में क्या में आने का मतलब क्या है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है ही। तो ये साउथ डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैक्सवेल्स थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसकी मदद से ही आप लोग डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन में बहुत गलती होता है, तो डायरेक्शन जब निकालोगे आराम से निकालना, वैल्यू निकालने से भी ज्यादा अभी आपको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर and making an angle of 30 degree with the direction of the uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला। तो एक चीज देख लो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले तो उसका लेंथ मान लेते हैं एल, तो एफ बाई एल हमको निकालना है, तो टोटल फोर्स एफ निकालेंगे तो एफ बाई एल अपना आंसर होगा। ठीक है ना। ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो पहले तो वायर जो है उसमें से 8 एम्पियर करंट जा रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है 0.15 टाउ,
एंगल जो है वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 30 डिग्री है। तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दैट इज बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, सॉरी बी इंटू आई इंटू साइन थीटा। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पहले से ही बोल दिया है एफ, तो इसलिए यहाँ पे एल नहीं है ना, नहीं तो यहाँ पे टोटल फोर्स था बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है तो इसलिए यहाँ पे बी इंटू आई इंटू साइन थीटा है। यहाँ पे जैसे देखो एल का वैल्यू, एल का वैल्यू का क्या जरूरत है इसमें, एल का वैल्यू का जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट जो आंसर है फोर्स पर वहां पे तो अभी इंटू आई इंटू साइन थीटा, एल तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसलिए हमारा एल पे जो है कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब एल जो है हमारे आंसर में नहीं है, इसलिए गिवन भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एफ अपना क्या आएगा, पहले तो टोटल फोर्स क्या आता, टोटल फोर्स अपना क्या आता, दैट इज टोटल फोर्स आता, ये तो अपना गिवन कंडीशन है, टोटल फोर्स आता बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। अभी जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब एफ बाई एल, ये क्या आ जाएगा बी इंटू आई इंटू साइन थीटा। यहाँ से जो है हमारा आंसर फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एफ निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.6। क्वेश्चन नंबर 4.6 में क्या बोलेंगे, 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Okay, a magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? तो हमें क्या बोला है, 0.3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। मतलब यहाँ पे जो इसका एक्सिस है, उसके एक्सिस मतलब सोलिनॉइड का जो एक्सिस है, तो सोलिनॉइड का एक्सिस क्या कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। तो सोलिनॉइड होता है ऐसा टाइप का, सोलिनॉइड का एक्सिस ये, इससे परपेंडिकुलर जो है वायर गिवन है, मतलब एक वायर जो है वो बिठाया गया है अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फिर इसका जो है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या दिया गया, दैट इज 0.27 टी। ये यूजुअली सेम ही होता है, सोलिनॉइड इतना छोटा होता है, अंदर वाला गैप बाहर वाले से मतलब बाहर वाले रेडियस से अंदर वाला रेडियस इतना छोटा होता है कि ये थ्रू आउट सेम पकड़ा जाता है, दैट इज 0.27 टाउ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन द अर्थ, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स फोर्स ऑन द वायर। तो वायर पे कितना, यहाँ पे जो अंदर वाला चीज है उस पे कितना जो है हमारा टोटल फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हमने एक वाला फॉर्मूला किया था याद है, दैट इज फोर्स इक्वल टू बी आई इंटू एल साइन थीटा, ये हमने किया था ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग उसी का यूज करेंगे। पहला जो है हमारा लेंथ ऑफ वायर क्या है, देखो यहाँ पे सोलिनॉइड का कुछ जरूरत नहीं है, अगर सोलिनॉइड का अंदर का बी निकालने के लिए बोलता तो हम लोग का उसका जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बी बोल दिया तो फिर उसका कुछ इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका 0.27 का मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत है, तो वो हमको मिल गया। और वायर में जो करंट है वो दैट इज 10 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज 0.27 था। एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, 90 डिग्री। वो 90 डिग्री क्यों है, वो तो परपेंडिकुलर है, वो क्वेश्चन में गिवन है। और मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर इज गिवन एज एफ इन सॉरी बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। तो बी यहाँ पे क्या है 0.27, एल यहाँ पे क्या था, सॉरी आई यहाँ पे क्या था 10 एम्पियर, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर इज 0.3 मीटर, तो दैट इज 0.3 साइन थीटा, साइन थीटा तो 90 डिग्री है और 0.03 एल का वैल्यू है, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 इंटू 10⁻², आंसर निकल के आ रहा है। Hence the magnetic force on the wire is 8.1 into 10⁻²। The direction of the force can be obtained from Fleming's left hand rule।
हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग का जस्ट वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हमारा जो है बी का वैल्यू 0.27 टेस्ला है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि वो परपेंडिकुलर है वो वायर और अपना जो है सोलिनॉइड का अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। और बाकी फोर्स, टोटल फोर्स इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा है। और यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं। तो ये थोड़ा सा अलग वाला प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा सोचना हो सकता है। तो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू कांस्टेंट क्यों लिए सॉफ्ट, मतलब तो स्मॉल एफ का वैल्यू जो है, स्मॉल एफ नहीं, यहाँ पे कैपिटल एफ है। तो फाइनली 8.1 इंटू 10⁻⁻2 ये निकल के आ रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये निकला कैसे। मतलब एक चीज देखो, यहाँ पे या तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, या तो या आपको क्या बोलेगा कि आप फोर्स निकालो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दोनों में ही करंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो फोर्स में हमेशा थोड़ा एंगल इन्वॉल्व रहता है, हालांकि दूसरी जगह पे भी रहता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो आप लोग ये चीज देख, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, इसलिए जो है हमारा एंगल जो है वो यहाँ पे वेरी करता है। तो आप अच्छे से करोगे तो 8.1 इंटू 10⁻⁻2 आंसर निकल के आ रहा है। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4.7, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter। मतलब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस से 8 एम्पियर और 5 एम्पियर का करंट कैरिंग वायर जो है वो मतलब दूर है। एस्टिमेट द फोर्स ऑफ अ 10 सेंटीमीटर ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। पहली बात तो आपको पता होगा कि अभी जो है एक करंट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के अलग होता है, इसलिए जो है आई होप आपको अभी आवाज आ रहा होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कि हम जो कहाँ पे थे, दैट इज दूसरे जो करंट है, एक ही करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दूसरा वाला जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से फोर्स फील करेगा। तो इसीलिए वो दोनों जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो ये चीज देख लेते हैं। सेम डायरेक्शन है तो फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेंगे। तो देख लेते हैं। तो पहली बात तो है यहाँ पे current flowing in where A is IA equal to 8 एम्पियर। IA इक्वल टू 8 एम्पियर है, ठीक है ना। तो और करंट फ्लोइंग इन द वायर B क्या है, दैट इज IB इक्वल टू 5 एम्पियर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ये सभी गिवन है, ये सभी जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना ये सभी गिवन है क्वेश्चन में। डिस्टेंस ये तो पैरेलल लाइन है, यानी कि डिस्टेंस गिवन है। लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ द वायर जिसके ऊपर फोर्स निकालना है वो ये है। तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट 2 इंटू एल ए एल बी आई ए आई बी इंटू एल बाई 4 पाई आर। तो ये तो अपना क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया। तो बी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁵ तो अच्छा हाँ, ये इस बी का मतलब आप वो वाला मत समझिए कि इंटेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स ही लिखा है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज में तो अब कर रहे हैं, लेकिन हमने थ्योरी में भी किया था कि टू करंट करिंग वायर के लिए हम लोगों का फोर्स क्या होता था। तो वहां पे ये 20 से सिर्फ ये फोर्स को डिनोट किया, बाकी सेम चीज है। तो सेम तरफ अगर जा रहा है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे के तरफ फोर्स फील करेंगे। तो इसीलिए जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर्स सेम होने की वजह से वो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे। या आप मतलब डायरेक्शन देख के भी पूरा सॉल्व करके समझ सकते हैं, ये जस्ट एक शॉर्टकट भी आप समझ सकते हो कि दो करंट कैरिंग वायर सेम दिशा में जा रहा है, तो वो जो है
अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे, और उस केस में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन में कि मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज म्यू नॉट 2 इंटू आई ए आई बी आई बाई 4 बाई आर। ये जो है अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। फाइनली 2 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर आंसर आ रहा है, तो सेम बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 40 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. पहले क्या करेंगे, closely wound solenoid 80 centimeter long and 5 layers of windings of 400 टर्न्स ईच। मतलब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग तो वो है ही, और 5 लेयर है 400 400 करके टर्न्स का। तो फिर डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड बोला है 1.8 सेंटीमीटर, और करंट कैरेट बोला है 8 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर, तो सेंटर के पास इसका जो है बी का वैल्यू क्या होगा, पहले देख लेते हैं। पहले लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड वो क्या है, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड 1.8 मीटर है। लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड दैट इज 1.8 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है 5 layers of windings of 400 turns each on the solenoid, तो total number of turns in the solenoid 2000 है। diameter of the solenoid 0.018 है, और current carried by the solenoid 8 एम्पियर है। यहाँ से जो है हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, दैट इज नॉट कैपिटल इन आई बाई एल, और कैपिटल इन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है, सॉरी एल क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, और आई क्या है, दैट इज करंट, म्यू नॉट इन आई बाई ए। तो यहाँ पे जो है फाइनली हम लोग निकाल लेंगे, फाइनली आंसर है 2.512 इंटू 10⁻⁻। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था क्यों लिए, इसलिए दैट इज निकालना, ये चीज बोलना मतलब क्यों इम्पोर्टेंट था, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न से ही जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो आता है। तो पर यूनिट लेंथ लाने का पर्पस भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम। तो देता हूँ, अब अच्छे से देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब सॉलिनॉइड का है। अभी तक हम लोग इस टाइप का नहीं किया है, तो ये टाइप भी देख लीजिए। तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 4.9। 4.9 में क्या बोला है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। मतलब 12 एम्पियर करंट वाला सुपर कॉइल 10 मीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर साइड का 20 टर्न कंसिस्ट करता है। तो द गोल इज सस्पेंडेड vertically and the coil is suspended vertically, and the normal to plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of the uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 tau. What is the magnitude of torque experienced by coil? मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग है कि अपना कॉइल जो है 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री एंगल बनाता है हॉराइजॉन्टल, मतलब 30 डिग्री एंगल बनाता है, और उसके साथ हॉराइजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 0.8 टाउ का। तो मतलब हॉराइजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है टॉर्क भी निकाल पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द solid coil is 0.1 meter. Current flowing in the coil is 12 ampere.
number of turns in the coil is 820 ampere. Angle made by plane of coil with magnetic field is 30 degree. और strength of the magnitude is 0.80 tau टेस्ला. और तो फिर टाउ क्या होगा, दैट इज एन बी आई ए साइन थीटा. ये बहुत ही अच्छा है, एन बी आई ए साइन थीटा, दैट इज टी टाउ, सॉरी दैट इज टाउ अपना टॉर्क, दैट इज एन बी आई ए इंटू साइन थीटा. तो एन क्या है, एन है अपना 20, बी क्या है 0.8, ए क्या है 12, साइन थीटा क्या है थीटा क्या था 30, तो हाफ. तो यहाँ पे जो है अपना फाइनली आंसर निकल के आ रहा है. ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई होप आपने देखा होगा, थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि, और ये टॉर्क के ऊपर प्रॉब्लम था. तो नॉट ओनली हम लोग कोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग टॉर्क भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो चीज भी आपको अच्छे से देखना है. ये वाला प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 and M2 have the particular reading. R1 equal to 10 ohm, N1 equal to 30, A1 equal to 3.6 into 10 to the power minus 3 meter square, B1 equal to 0.25 Tesla, R2 equal to 14 ohm, N2 equal to 42, A2 equal to 18 into 10 to the power minus 3 meter square, B2 equal to 0.5 Tesla. तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1. पहली बात तो मैं बोल देता हूँ कि ये सारे बहुत अच्छे प्रॉब्लम है और जेई मेन के लिए बहुत अच्छे प्रॉब्लम है. ऊपर से एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से आना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए. तो आपने अगर अच्छे से किया होगा तो ये सारे फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं भी है तो ठीक है, इसके मदद से आप देख लीजिए और आप भी आगे से कर लीजिएगा ये वाला चीज. तो अभी देखते हैं क्वेश्चन. तो आप अच्छे से करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा. खुद से कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, इसके बाद ही आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा. अभी जो है रेजिस्टेंस R1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल 3.6 इंटू 10⁻³ है. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है 0.25. तो मान लेते हैं पहले स्प्रिंग कांस्टेंट है K1. मूविंग कॉइल मीटर M2 के लिए रेजिस्टेंस गिवन है, N2 गिवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ये सभी चीजें गिवन है, ये सभी. और ऊपर से पकड़ ले क्या क्या लिख रखा है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट पकड़ के रखा है. तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, दैट इज N1 B1 A1 by K1. और करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 क्या है, N2 B2 A2 by K2. तो रेशियो क्या है, आई मतलब M2 का करंट सेंसिटिविटी बाई M1 का करंट सेंसिटिविटी. तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज फाइनली 1.4. Hence the ratio of the current sensitivity of M2 to M1 is 1.4. अब voltage sensitivity क्या है, N2 B2 A2 by K2 R2. अब voltage sensitivity of M1 is given as N1 V1 A1 by K1. तो VS2 by VS1 क्या है, N2 B2 A2 K1 R1. और नीचे क्या है, K2 R2 N1 B1 A1. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे एक टाइप है, ये चीज देना थोड़ा भूल गए. बाकी दिक्कत की बात नहीं है, बाकी उसका रेशियो निकाल के यहाँ पे आंसर आ रहा है 1. तो आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ढूंढ के क्वेश्चन किया गया है. आप अच्छे से ये वाला टॉपिक भी कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, ये वाला अच्छा टॉपिक है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अभी जो है 11th क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इन अ चेम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 6.5 G, that is 1 G is 10⁻⁴ Tesla is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁻⁶ meter per second. Normal to the field. Normal to the field मतलब एकदम नॉर्मल, मतलब फील्ड के अलावा इसका कोई कंपोनेंट नहीं है. Explain why the path of the electric field is a circle. Determine the radius of the circular orbit. फील्ड के अलावा इसका कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर है,
तो हमको पता है फील्ड के परपेंडिकुलर अगर होता है तो उसका ट्रेजेक्टरी सर्किल के जैसा होता है, जिसका रेडियस भी हमने निकाला था, डिराइव किया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले आते हैं सोल्यूशन में। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या बोला है, दैट इज 6.5 यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अभी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और स्पीड क्या था, 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.8 इंटू 10⁻31 केजी। और एंगल बिटवीन द short angle and magnetic field is theta equal to 90 degree. Magnetic force exerted on the electron in the magnetic field is given by EVB sin theta. Sin theta तो 1 होगा क्योंकि theta equal to 90 degree। तो EVB क्या होगा, यही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, दैट इज mv² by r इक्वल टू EVB sin थीटा। यहाँ से r इक्वल टू mv/b sin थीटा, जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा 4.2 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अच्छे से ये वाला प्रॉब्लम देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इन एक्सरसाइज 4.11 obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit, does the आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। तो पहले अपना को क्या पिछले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पूछना है और इसका जो है स्पीड क्या इलेक्ट्रॉन के इस ये जो आंसर जो है इलेक्ट्रॉन के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ या ना। तो पहली बात तो जो है आंसर देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एमी मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले वाला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमी इक्वल टू 9.1 इंटू ये वाला चीज 10⁻31 केजी आप वो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, velocity of the electron v equal to 4.8 into 10⁶ meter per second, radius of the orbit r equal to 4.2 centimeter equal to 0.042 meter, frequency of the revolution of the electron is v, angular frequency क्या हो जाएगा 2 pi न्यू है, सॉरी v क्या बोला न्यू है। तो velocity of the electron is related to the angular frequency as v equal to r omega, v equal to r omega। तो EVB इक्वल टू mv² बाई आर, तो v इक्वल टू BE/2πm है। तो यहाँ से जो है ओमेगा क्या आएगा, v/r। तो v/r, तो v तो सॉरी यहाँ पे v नहीं, न्यू इक्वल टू BE/2πm आ गया। तो ये क्या v के ऊपर डिपेंड कर रहा है, v के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं v रीड कर रहा है, एक्चुअली ये न्यू है, कोई बात नहीं है। अब अच्छे से v इक्वल टू r ओमेगा है, तो EVB इक्वल टू mv² बाई आर को क्या लिखेंगे, m/r इंटू r ओमेगा। अरे यहाँ पे एक बार और फिर से, तो v कट के वो r ओमेगा रह रहा है। तो फाइनली न्यू जो है, और ओमेगा की जगह 2π न्यू लिख रहे हैं, तो न्यू इक्वल्स टू BE/2πm अपना आंसर निकल के आ रहा है। तो इसको v मत समझना, ये न्यू है ऐसा है, और v इक्वल टू ऐसा, ये थोड़ा सा सेम दिख रहा है, तो इसको मैं कंफ्यूज मत होना, ये मतलब ये वाला ये है, और ये वाला सभी जो है v है, ऊपर ये सभी v है, और ये दोनों जो है न्यू है, और ये सभी v है। तो आई होप आपको नोटेशन में दिक्कत नहीं होगा, अगर इनकेस आपको दिक्कत हो रहा होगा इसलिए बोल दिया, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब अच्छे से ये चीज देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है हमारे v के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, v के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मास के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं निकालने के बाद क्या आ रहा है, दैट इज 18 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज अपना निकल के आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज 4.13। अ सर्कुलर और coil of 30 turns and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the
counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. What would you answer? Your answer change if the circular coil in first option were replaced by a planar option A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area. तो पहली बात तो देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे पहला हाँ ये पहले आप नोट डाउन कर लो नंबर ऑफ टर्न्स 30 दिया है आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर 0.08 मीटर दिया है एरिया ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.0201 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है और करंट फ्लोइंग इन द कॉइल दैट इज 6 एम्पियर दे दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 1 टाउ दे दिया गया है अभी जो है एंगल भी दे दिया गया है दैट इज 60 डिग्री तो यहाँ पे पहले हम लोग टाउ निकाल लेते हैं तो उसका काउंटर टॉर्क भी सेम होना पड़ेगा तो इसीलिए वो काउंटर टॉर्क सेम होगा तभी तो उसका नेट टॉर्क 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो है टॉर्क क्या हो जाएगा नेट पहला वाला टॉर्क क्या हो जाएगा दैट इज NIBA sin थीटा वहां से 3.133 न्यूटन मीटर आ रहा है आंसर और ये क्या है कि ए जो है ये एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि शेप के ऊपर टाउ ये तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है या मतलब ये आंसर जो है अगर एरिया चेंज होता है तो ठीक है सेम रहेगा सब ठीक ठाक ही होगा तो यहाँ पे जो है अपना फाइनली आंसर निकल के आ गया तो आई होप दिस इज क्लियर तो हम लोग जो है जहां तक करें आपको अच्छे से सॉल्यूशन देखना है सॉल्यूशन देख के समझना है कैसे सॉल्व करते हैं अप्रोच समझना है तो आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं तो हमने ये वाला चीज किया अच्छा यहाँ तक था हमारा एक्सरसाइज तो मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ तक एक्सरसाइज था तो आप लोग अच्छे से कीजिए फॉर्मूलाज यूज करना सीखिए फॉर्मूलाज का मतलब समझिए अलग अलग टॉपिक्स है उसके ऊपर प्रॉब्लम से समझिए क्या बोलने का कोशिश किया वो समझिए तो आपका क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है